गुड इवनिंग दोस्तों, दिशा मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी हरिद्वार में आपका स्वागत है। माई सेल्फ ट्विटर ऑफ पीडियाट्रिक्स और आज मैं अब की बार नॉर्सेट पार की इस कड़ी में आपके लिए लेकर के आया हूँ पीडियाट्रिक्स गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का पार्ट 1। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से हर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से आज की क्लास देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दिशा मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी हरिद्वार जल्दी अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का बैच स्टार्ट करने जा रहा है। तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपना डेमो क्लास बुक करवा सकते हैं। आप डेमो में आइए, देखिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। हमारे पास सारी फैकल्टीज़ टॉप क्वालिफाइड हैं। आप आकर के डेमो में उन्हें देख सकते हैं कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, रिबन लाइक स्टूल प्रेजेंट इन। रिबन लाइक स्टूल किस में देखने को मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए एंट्रोकोलाइटिस, ऑप्शन नंबर बी सीलिएक डिजीज, ऑप्शन नंबर सी हिट्सप्रंग डिजीज या फिर ऑप्शन नंबर डी पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो दोस्तों याद रखना, रिबन लाइक स्टूल किस में देखने को मिलता है? हिट्सप्रंग डिजीज में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, एक और कंडीशन है जिसमें रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है और उस कंडीशन का नाम है कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर और हिट्सप्रंग डिजीज ऐसी कंडीशन है जिनमें रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। दोनों ऑप्शन में कभी एक साथ नहीं आएंगे, या तो हिट्सप्रंग डिजीज आएगा या कोलोन कैंसर आएगा। ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि हिट्सप्रंग डिजीज ही ऑप्शन में आएगी। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम हैव अबाउट मिलियंस न्यूरॉन्स। फिल इन द ब्लैंक से आपको बताना है कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम में लगभग कितने न्यूरॉन्स होते हैं। तो नर्वस सिस्टम एक तो हमारे ब्रेन में होता है, वो तो होता ही है, लेकिन एक कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में भी होता है। उसको कहते हैं हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम या सेकेंडरी नर्वस सिस्टम। तो उसमें कितने न्यूरॉन्स मिलते हैं, ये आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 50 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 10 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी 100 मिलियन या फिर ऑप्शन नंबर डी 90 मिलियन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100 मिलियन। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम में आपसे पूछा जाता है कि कितने न्यूरॉन होते हैं, तो आपका आंसर होगा 100 मिलियंस न्यूरॉन कहाँ होते हैं? आपके एंटेरिक नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर प्ले रोल इन पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस में कौन सी लेयर रोल प्ले करती है? ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर लेयर, ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ऑप्शन नंबर सी मस्क्यूलर लेयर या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जीआई ट्रैक्ट 4 लेयर से मिलकर बना होता है, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्क्यूलर और सिरोसा। लेकिन जो मस्क्यूलर लेयर होती है वो फर्दर 3 में डिवाइड होती है, ऑब्लिक लेयर, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो जो लेयर पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिट्यूडनल लेयर। लॉन्गिट्यूडनल लेयर मस्क्यूलर लेयर का ही एक पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? लॉन्गिट्यूडनल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ न्यूबॉर्न डज नॉट पास मिकोनियम अप टू 24 आवर्स। अगर एक न्यूबॉर्न 24 घंटे तक मिकोनियम पास नहीं करता है तो ये किसका साइन है? मिकोनियम फर्स्ट स्टूल होता है न्यूबॉर्न का। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सीलिएक डिजीज, ऑप्शन नंबर बी है कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, ऑप्शन नंबर सी हिट्सप्रंग्स डिजीज या फिर ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी बोथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
बी एंड सी बोथ। हिर्स्प्रंग डिजीज को ही कंजेनाइटल एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन कहते हैं। हिर्स्प्रंग डिजीज का ही दूसरा नाम क्या है? ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। होता क्या है हिर्स्प्रंग डिजीज में? हिर्स्प्रंग डिजीज में क्या होता है कि एक सेल होती है गैंग्लियोनिक सेल। कौन सी सेल होती है? गैंग्लियोनिक सेल। तो गैंग्लियोनिक सेल क्या हो जाती है? अब्सेंट हो जाती है, यानी कि अब्सेंस किसकी होती है? गैंग्लियोनिक सेल की। उसकी वजह से क्या हो जाता है? गैंग्लियोनिक सेल अब्सेंट होगी तो वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पाता, तो स्टूल क्या हो जाता है? वहाँ पर जमा होने लगता है। क्या होने लगता है? जमा होने लगता है। तो उसकी वजह से स्टूल ज़्यादा जमा होता है और वहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन मतलब सड़ेगा, तो क्या होगा? वहाँ पर गैस भी बनेगी। इसकी वजह से इंटेस्टाइन का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन। ये क्या होती है? कंजेनाइटल डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिर्स्प्रंग्स डिजीज मेनली इफेक्ट। हिर्स्प्रंग डिजीज मेनली किसको इफेक्ट करती है? ऑप्शन नंबर ए असेंडिंग कोलोन को, ऑप्शन नंबर बी डिसेंडिंग कोलोन को, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसवर्स कोलोन को, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिग्मोइड कोलोन को। तो दोस्तों हिर्स्प्रंग डिजीज जो मेनली इफेक्ट करती है वो करती है ऑप्शन नंबर डी सिग्मोइड कोलोन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली किसको इफेक्ट करती है? तो आपका आंसर होगा सिग्मोइड कोलोन को। मेनली किसको इफेक्ट करती है? सिग्मोइड कोलोन को। और ये चारों पार्ट किसके हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिर्स्प्रंग्स डिजीज सीन इन। हिर्स्प्रंग डिजीज किस में देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी टर्नर सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। तो दोस्तों याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिर्स्प्रंग डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हिर्स्प्रंग डिजीज किस में देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या देखने को मिलती है? हिर्स्प्रंग डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर हिर्स्प्रंग डिजीज। हिर्स्प्रंग डिजीज का कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बेरियम अनीमा, ऑप्शन नंबर बी एनोरेक्टल मैनोमेट्री, ऑप्शन नंबर सी रेक्टल एग्जामिनेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेक्टल बायोप्सी। तो दोस्तों याद रखना, कन्फर्मेटिव टेस्ट होगा रेक्टल बायोप्सी, ऑप्शन नंबर डी। रेक्टल बायोप्सी करेंगे हम, उसमें हमें गैंग्लियोनिक सेल नहीं मिलेगी, तो ये क्या होगा? कन्फर्मेटिव टेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी रेक्टल बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग इन इंडिया। पॉइजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइजनिंग से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो पॉइजनिंग भी आप ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग इन इंडिया। इंडिया में सबसे कॉमन पॉइजनिंग कौन सी देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी बार्बिट्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी कैरोसिन, ऑप्शन नंबर डी कोरोसिव सब्सटेंस। तो दोस्तों इंडिया में सबसे कॉमन मिलती है कैरोसिन पॉइजनिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। 25% केसेस इंडिया में किसके आते हैं? 25% कैरोसिन पॉइजनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लम्बिज्म इज अनदर नेम ऑफ। क्या पूछा है? प्लम्बिज्म किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन पॉइजनिंग का, ऑप्शन नंबर बी पीसीएम पॉइजनिंग का, ऑप्शन नंबर सी लेड पॉइजनिंग का, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का। तो दोस्तों जो प्लम्बिज्म है वो किसका दूसरा नाम है? लेड पॉइजनिंग का दूसरा नाम है। प्लम्बम कहते हैं हम किसको? लेड को, और प्लम्बिज्म कहते हैं हम किसको? लेड पॉइजनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ चाइल्ड्स एज बिलो
12 ईयर्स। अगर एक बच्चे की एज क्या है 12 साल से कम है, ब्लड एसिटामिनोफिन लेवल मोर देन कंसिडर्ड एज एसिटामिनोफिन पॉइजनिंग। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ये बताना है कि ब्लड एसिटामिनोफिन लेवल किससे ज़्यादा होगा जो हम उसे एसिटामिनोफिन पॉइजनिंग कहेंगे, और बच्चे की एज क्या है बिलो 12 ईयर है। ऑप्शन नंबर ए 50 mg पर DL, ऑप्शन नंबर बी 75 mg पर DL, ऑप्शन नंबर सी 125 mg पर DL, या फिर ऑप्शन नंबर डी 150 mg पर DL। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 150 mg पर DL। अगर बच्चे की एज 12 ईयर से कम है तो अगर उसका ब्लड एसिटामिनोफिन लेवल 150 mg पर DL से ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, एसिटामिनोफिन पॉइजनिंग। एसिटामिनोफिन मतलब PCM पैरासीटामोल, और इसका एंटीडोट होता है N-एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन एजेंट यूज इन एस्पिरिन पॉइजनिंग इज। सबसे कॉमन एजेंट हम कौन सा यूज करते हैं एस्पिरिन पॉइजनिंग के लिए? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी डाइमर कैप्रोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्टिवेटेड चारकोल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल को हम यूनिवर्सल एंटीडोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एंटीडोट। क्या है? एक्टिवेटेड चारकोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक्टिवेटेड चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच चिलेटिंग एजेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पीनट एलर्जी। अगर किसी को पीनट एलर्जी है किसी बच्चे को, तो कौन सा चिलेटिंग एजेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा? ऑप्शन नंबर ए डाइमर कैप्रोल, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, ऑप्शन नंबर सी सक्सिमर, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिपेनिसिलामाइन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैप्रोल क्या होगा? उन बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा जिनको पीनट एलर्जी है। क्या एलर्जी है? पीनट एलर्जी है। और क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा? क्योंकि डाइमर कैप्रोल को कहते हैं बाल इन ऑयल, यानी कि ब्रिटिश एंटी लेविसाइड ऑयल। ये किससे बना है? ये किससे बना होता है? ये पीनट ऑयल से बना होता है। तो क्या कहेंगे हम इस तो जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा पीनट एलर्जी में वो कौन सा होगा? डाइमर कैप्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग चिलेटिंग थेरेपी इज। ऑप्शन नंबर ए मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस। सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी चिलेटिंग थेरेपी में कौन सी होगी? मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस, बी मॉनिटर इनपुट आउटपुट चार्ट, सी मॉनिटर वाइटल साइंस, या फिर डी असेस यूरिन कलर। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस। सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करके रखना है? हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ज़्यादातर चिलेटिंग एजेंट यूरिन के थ्रू क्या करते हैं? उस पॉइजनिंग को बाहर आउट करते हैं। तो अगर हम उसमें हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करके रखेंगे तो तभी जो वाटर है अपने साथ उसे बाइंड करके ले जा पाएगा। अगर हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन नहीं करेंगे, कम होगा हाइड्रेशन स्टेटस, तो जो मटेरियल है, पॉइजनिंग मटेरियल है, उसके बाहर निकलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन हाइड्रेशन स्टेटस। इस क्वेश्चन को स्टार बना के लिख लेना, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रे सिंड्रोम प्रेजेंट इन। रे सिंड्रोम किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सैलिसिलेट पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर बी एसिटामिनोफिन पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर सी लेड पॉइजनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो दोस्तों जो रे सिंड्रोम है वो किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सैलिसिलेट पॉइजनिंग।
सैलिसिलेट पॉइजनिंग को ही हम क्या कहते हैं? एस्पिरिन पॉइजनिंग। एस्पिरिन पॉइजनिंग का दूसरा नाम क्या है? सैलिसिलेट पॉइजनिंग। तो इसको भी ध्यान रखना आप। और क्या देखने को मिलता है इसमें? रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम क्या होता है? नॉन इन्फ्लामेटरी एनसिफेलोपैथी होती है। क्या होती है? नॉन इन्फ्लामेटरी एनसिफेलोपैथी विद फैटी डिजनरेशन ऑफ लिवर। क्या होती है? नॉन इन्फ्लामेटरी एनसिफेलोपैथी विद फैटी डिजनरेशन ऑफ लिवर, नोन एज रे सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलिनर्जिक साइन प्रेजेंट इन। कोलिनर्जिक साइन किस में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए सैलिसिलेट पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर बी एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर सी लेड पॉइजनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो दोस्तों कोलिनर्जिक साइन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में देखने को मिलते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोलिनर्जिक साइन। आप इसको बताइए कमेंट के माध्यम से कि कोलिनर्जिक साइन क्या होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब की बार नॉर्सेट पार की सीरीज में हम रोज रात को 8 बजे आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।